नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएंगे उन सवालों के जवाब जिनका सरोकार आपसे है या आपकी जिंदगी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। संसद में आप सांसदों को सवाल पूछते हुए देखते हैं, उनके जवाब सरकार देती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमारी संसद में बहुत गहराई है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब भी होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिकों से तो जुड़े होते ही हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी सरकार की तरफ से लिखित ही दिया जाता है। ऐसे में बहुत सी महत्वपूर्ण काम की जानकारियां या तो आप तक पहुंच ही नहीं पाती या देर से आप उनके बारे में जान पाते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आपके लिए लेकर आए हैं। आपके लिए क्यों जरूरी है, कैसे आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं, इनका जवाब इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको देंगे। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक अहम सवाल के साथ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद के मुरलीधरन ने। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि क्या बीते 3 वर्षों के दौरान घरेलू हिंसा के संबंध में दर्ज किए गए मामलों की संख्या बढ़ी है। अगर हां, तो ब्यौरा क्या है और उस दौरान कितने मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के विरुद्ध दहेज संबंधी मौतों और अन्य घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दिया। उन्होंने बताया कि नहीं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़े ऐसी प्रवृत्ति को नहीं दर्शाते हैं। कानूनी सहायता, परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सा सहायता, अस्थायी आश्रय और पुलिस संबंधी सुविधा, जहां भी जरूरत हो समेकित सेवाओं को सुलभ कराने के लिए सरकार ने हिंसा से प्रभावित और मुश्किल का सामना कर रही महिलाओं के लिए देश में 704 वन स्टॉप केंद्र शुरू किए हैं। 34 राज्यों और केंद्र और राज्य क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइनें काम कर रही हैं। आपात हालातों के मामले में पुलिस, चिकित्सा और अग्निशमन सेवाओं के लिए एक एकल नंबर 112 आधारित आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध है। इसके अलावा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि वो जघन्य अपराधों के मामले में जांच की गुणवत्ता पर समझौता किए बिना महिलाओं के प्रति अपराधों की गहन जांच करें, आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र दायर करें और पुलिस में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाएं। ये एडवाइजरी www.mha.gov.in पर उपलब्ध है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुप्रिया सदानंद सोले ने। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्री से पूछा कि देश में कितने विश्वविद्यालय प्रचालन में हैं और देश में नए कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए क्या मानदंड हैं। क्या देश के कृषि विश्वविद्यालयों या संस्थान धनराशि के अभाव में उचित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका ब्यौरा क्या है और इन पर सुधारात्मक कार्रवाई क्या की गई है। क्या सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए धनराशि दी है तो ये कितनी है। अगर हाँ, तो इनका ब्यौरा क्या है और पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये सच है कि शिक्षकों की कमी के चलते कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि और पशुपालन क्षेत्र में जो शिक्षण का काम है वो सुचारू ढंग से नहीं किया जा रहा है। अगर हाँ, तो इसका भी ब्यौरा उन्होंने मांगा है और ये भी पूछा है कि इसे लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि फिलहाल देश में 74 कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। इनमें 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 4 मानद विश्वविद्यालय, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और 4 कृषि संकाय वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। कृषि विश्वविद्यालय सही ढंग से काम कर रहे हैं। सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए कितनी धनराशि दी है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उच्च कृषि शिक्षा के आधुनिकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन में वृद्धि के लिए भारत में उच्च कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और विकास के तहत तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से, यानी जिस तरह की आवश्यकता होती है उस पर आधारित सहायता उपलब्ध करवाई गई है।
पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई धनराशि 2018-19 में 682.88 करोड़ रुपए, 2019-20 में 614.35 करोड़, 2020-21 में 465.86 करोड़ और 2021-22 में 541.50 करोड़ रुपए ये राशि रही है। कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि और पशुपालन क्षेत्र में शिक्षण का काम सही तरीके से चल रहा है। अब बात अगले सवाल की। ये सवाल जुड़ा है नहर से सिंचाई के लिए बनाई गई योजना से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्री से सवाल किया कि देश में कितने प्रतिशत कृषि भूमि में नहर से सिंचाई किए जाने की सुविधा उपलब्ध है। क्या सरकार ने नहर संबंधी अवसंरचना को बेहतर बनाने और ज्यादा से ज्यादा कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कोई योजना तैयार की है। इस सवाल का जवाब दिया जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। कृषि और कृषक कल्याण द्वारा प्रकाशित किए गए कृषि सांख्यिकी के अनुसार उन्होंने जो जवाब दिया है, बताया गया है कि देश में कुल 139.42 मिलियन हेक्टेयर बुआई का क्षेत्र है, जबकि कुल 200.20 मिलियन हेक्टेयर फसली क्षेत्र है। नहर सिंचाई के तहत आने वाले क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल सिंचित क्षेत्र 69.48 मिलियन हेक्टेयर है। कुल फसली क्षेत्र में से जो वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत बनी नहर सिंचाई की सुविधा है वो करीब 52.18 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित क्षेत्र में मौजूद है। राज्य सरकारें नहर प्रणाली की योजनाओं सहित जल संसाधन की परियोजनाओं की योजना, वित्त पोषण, निष्पादन और अनुसरण स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार करती है। उनके प्रयासों को मजबूत करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अलग अलग योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। 2016-17 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने का काम शुरू किया गया। अब तक 2016 से 2021 के दौरान इन परियोजनाओं के तहत 22.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। अब रुक करते हैं अगले सवाल का, और यह सवाल जुड़ा है कैंसर रोधी औषधि के मूल्य से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद वाई देवेंद्रप्पा ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्री से पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कैंसर रोधी दवाओं का मूल्य अधिक है, काफी ज्यादा है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या यह सच है कि कैंसर रोगी अपने उपचार की राशि का एक बड़ा भाग सिर्फ कैंसर रोधी दवाओं पर खर्च करते हैं। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा भी उन्होंने सरकार से मांगा और पूछा कि क्या सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं के मूल्य नियंत्रण के लिए कदम उठाए हैं। और सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़े इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि नहीं, ज्यादातर दूसरे देशों की तुलना में भारत में पेटेंट और जेनरिक दोनों जो कीमो की थेरेपी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं, उनकी लागत काफी कम है और इसमें लगातार सुधार करने की कोशिश भी की जा रही है। कैंसर का उपचार बहुआयामी है। इसमें रोग का जो स्थान है और जो चरण है, यानी कैंसर कहाँ है और इसका क्या चरण है, इसके आधार पर मुख्य रूप से रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी शामिल है। बाकी मामलों में लक्षणों को कम करने के लिए उपचार निर्देशित किया जाता है और सभी मामलों में से जो 70% मामले हैं उनका निदान उपचार के तरीके से किया जाता है। इनमें कीमोथेरेपी का उपयोग या तो प्राथमिक रूप से या विकिरण या सर्जरी से पहले या उसके साथ ही किया जाता है। और इसी तरह उपशामक उपचार के लिए 40% मामलों में कीमोथेरेपी शामिल है। ऐसे में कैंसर रोगियों का खर्च सिर्फ कैंसर रोधी दवाओं पर ही नहीं बल्कि विभिन्न उपचार प्रक्रियाओं पर होता है। करीब 60% कैंसर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी उपचार का एक हिस्सा है, जिसे अक्सर निश्चित सर्जरी या रेडियोथेरेपी के सहायक के रूप में दिया जाता है। औषध विभाग के तहत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जरूरी दवाइयों की राष्ट्रीय सूची 2015 के अधीन 86 कैंसर रोधी अनुसूचित फॉर्मुलेशन का अधिकतम मूल्य
निर्धारित किया है। 526 ब्रांड की अधिकतम खुदरा कीमत 90% तक कम की गई है और इस कदम के परिणाम स्वरूप रोगियों को करीब 984 करोड़ रुपए की अनुमानित वार्षिक बचत भी हुई है। और अब नजर अगले सवाल पर जो जुड़ा है पीएमएफएमई योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद भोला सिंह ने। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए भी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रधानमंत्री औपचारिकरण की योजना शुरू की है। अगर हां तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने हाल ही में स्वयं सहायता योजना समूह के बीच पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएमएफएमई योजना के पहले वर्ष में 25.25 करोड़ रुपए का वितरण किया है? अगर हां तो ब्यौरा क्या है? खासतौर पर आंध्र प्रदेश सहित राज्यों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने इस योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद और सामान्य उष्मायन केंद्रों के विकास को बढ़ावा दे रही है? अगर हां तो ब्यौरा उन्होंने मांगा। और इस सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हां, आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को आगे ले जाने के लिए वित्तीय, तकनीकी, व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना शुरू की है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2020 को मंजूरी दी थी और 19 जून 2020 को इस योजना के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ इसे लागू किया जाना है। 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सीधे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के साथ मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2020-21 में पीएमएफएम योजना के लिए राज्यों को 376.67 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, जिसमें शुरुआती पूंजी के लिए राशि शामिल थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को 91.03 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में प्रारंभिक पूंजी के लिए 14.15 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। आंध्र प्रदेश में एसएचजी के 7,614 सदस्यों ने एसआरएलएम द्वारा एसएनए को 29.78 करोड़ रुपए की राशि देने की सिफारिश की है। और अब रुक करते हैं अगले सवाल का, जो जुड़ा है सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बंदरगाहों के विकास से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से पूछा कि क्या सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बंदरगाहों के विकसित करने पर विचार कर रही है। अभी तक इस योजना के तहत किन किन बंदरगाहों पर काम शुरू किया गया है? इस सवाल का जवाब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। उन्होंने बताया कि नए महापत्तनों की स्थापना करने और महापत्तनों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं। गैर महापत्तनों की स्थापना और प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के तहत है। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित महापत्तनों के बोर्ड महापत्तनों के हित में विकास करने के लिए नियम या विनियम बनाने और अवसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने और ऐसी अन्य अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं। प्रचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए महापत्तन सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर कुछ बर्थों, टर्मिनलों, तेल जेटियों आदि का विकास कर रहे हैं और ऐसी परियोजनाएं बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से सौंपी जाती हैं और संबंधित महापत्तन एक तय अवधि के लिए सफल बोलीकर्ता के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर करते हैं। अब नजर डालते हैं अगले सवाल पर। लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने संस्कृति मंत्री से सवाल किया और उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत पश्चिम बंगाल और गुजरात में सांस्कृतिक मानचित्रण शुरू किया है। सांस्कृतिक मानचित्रण के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है? मिशन के तहत पश्चिम बंगाल और गुजरात सहित अब तक पंजीकृत कलाकारों और संस्थानों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है और पंजीकृत कलाकारों और संस्थानों को क्या लाभ या मदद दी गई?
दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में मानचित्रित संस्कृतियों या गांव का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार मिशन के विस्तार की योजना बना रही है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा भी उन्होंने मांगा है। इस सवाल का जवाब संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। सशक्त आईटी समर्थित मंच करके कलाकारों और संस्कृति मंत्रालय के सांस्कृतिक संगठनों, अन्य मंत्रालयों और राज्यों से भी अन्य संसाधनों को एकत्रित करके व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन पर काम किया जा रहा है। अब तक सहायक स्रोतों के जरिए NMCM पोर्टल पर 14.53 लाख कलाकारों, कारीगरों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार पंजीकरण किया गया है। इस मिशन से पंजीकृत कलाकारों, संस्थानों को कोई प्रत्यक्ष लाभ या सहायता प्रदान नहीं की गई है। क्या सरकार मिशन के विस्तार की योजना बना रही है? इसे लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। और अब बात अगले सवाल की, जिसे पूछा है लोकसभा सांसद राजन बाबूराव विचारे ने। उन्होंने शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और छात्रावास खोलने का अनुरोध किया है? अगर हाँ, तो पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खोले गए सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और छात्रावास की संख्या कितनी है? 3 वर्षों के दौरान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और छात्रावास खोलने का अनुरोध को लेकर ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पॉलिटेक्निक योजना के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और छात्रावास खोलने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था। अगला सवाल पूछा गया लोकसभा सांसद बालक नाथ की तरफ से और उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल किया। पूछा, क्या सरकार के पास राजस्थान सहित देश में गरीबी रेखा के तहत आने वाले लोगों की संख्या का कोई आंकड़ा है? क्या गरीबी से जूझ रहे लोगों के संबंध में सरकार द्वारा कोई मानदंड तय किए गए हैं? और गरीबी की समस्या के निवारण और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती योजना आयोग ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के NSSO द्वारा पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के संबंध में किए गए व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर अखिल भारत और राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की संख्या का आकलन किया गया था। पिछली BPL जनगणना 2002 में कराई गई थी। गरीबी के बहुआयामी स्वरूप को समझते हुए सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 कराई गई, जिससे परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं जैसे आवास, भूजोत, भूमिहीनता, शैक्षणिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, विकलांगों, व्यवसाय, परिसंपत्तियों के स्वामित्व, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार और आय के विषय में आंकड़े हासिल हुए हैं। भारत सरकार और कई राज्य सरकारों की तमाम योजनाओं में लाभार्थियों का चयन SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। रोजगार के सृजन, आजीविका के अवसरों, स्वयं रोजगार के अवसरों के संवर्धन, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, सामाजिक सहायता के प्रावधान और ग्रामीण अवसंरचना के विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को दिशा दी जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन करता रहा है। अब अगला अहम सवाल जो जुड़ा है जान है तो जहान है अभियान से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने। उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से सवाल किया और पूछा कि क्या मंत्रालय ने जून 2021 में कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान जान है तो जहान है अभियान शुरू किया है? क्या सरकार ने इस अभियान में शामिल संगठनों और धार्मिक अभिकरणों के चयन के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो इस अभियान संबंधी प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है और इसके नतीजे क्या हैं? इस सवाल का जवाब दिया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने।
उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने आशंकाओं और अफवाहों से बचाव के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर एक जागरूकता अभियान जान है तो जहान है शुरू किया है। इसके तहत मंत्रालय से जुड़े विभिन्न संगठन जैसे राज्य वक्फ बोर्ड, राज्य हज समितियों, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय में पैनलबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से आग्रह किया गया है कि वो लोगों तक पहुंचे और उनमें जागरूकता फैलाएं और लोगों के बीच टीके की झिझक को दूर करने की दिशा में काम करें। मंत्रालय अपनी विभिन्न परियोजनाओं के 80 लाख से ज्यादा लाभार्थियों तक भी पहुंच रहा है और उन्हें टीकाकरण के लाभों के बारे में जानकारी दी जा रही है। मंत्रालय ने टीकाकरण पर जागरूकता फैलाने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र के विभिन्न प्रसिद्ध हस्तियों के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। अगला सवाल जो जुड़ा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से, इस सवाल को पूछा डॉक्टर अनिल जैन ने। उन्होंने पूछा कि क्या यह सच है कि सरकार ने खादी के नए उत्पाद खादी, बेबी वेयर और हैंडमेड पेपर यूज एंड थ्रो स्लिपर की शुरुआत की है? अगर हाँ तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? साथ ही उन्होंने पूछा कि तो अब तक कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है? इस सवाल का जवाब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने दिया। उन्होंने बताया कि हाँ, एमएसएमई मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग ने 15 जुलाई 2021 को 2 नए उत्पाद खादी बेबी वेयर और हाथों से बनाई गई कागज के यूज एंड थ्रो का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह भी सच है कि हाथों से बनाई गई कागज की यूज एंड थ्रो स्लिपर्स हस्तनिर्मित कागज उद्योग को सहायता देने, परंपरागत कला को मजबूती देने, कारीगरों के लिए सतत रोजगार सृजित करने के मकसद से खादी और ग्रामोद्योग द्वारा विकसित की गई है। ये स्लिपर्स कच्चे माल के रूप में मोटे हैंडमेड पेपर बोर्ड और सॉफ्ट हैंडमेड पेपर का उपयोग करते हैं और इसलिए उत्पाद की एक नई लाइन सृजित करते हैं जो न केवल हस्तनिर्मित कागजों की खपत में वृद्धि करेगा बल्कि हस्तनिर्मित कागज उद्योग कारीगरों के लिए सतत रोजगार भी सृजित करेगा। 500 जोड़े प्रतिदिन की क्षमता की एक हस्तनिर्मित कागज यूज एंड थ्रो स्लिपरों की निर्माण इकाई काटने, चिपकाने, पैक करने और लॉजिस्टिक्स के लिए हर रोज 20 लोगों को रोजगार देती है। 500 हाथों से बनाई गई कागज की यूज एंड थ्रो स्लिपर के निर्माण के लिए हस्तनिर्मित कागज की 225 शीट की जरूरत होती है। यह आगे हस्तनिर्मित कागज उत्पादन में हर रोज 9 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करता है। और इसी के साथ संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।